केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने इससे पहले ना कहीं देखी होंगी और ना ही कहीं सुनी होंगी। आज खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली के जेएनयू से। दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर विवादास्पद नारेबाजी की वजह से सुर्खियों में आ गई। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना दिए जाने के विरोध में टुकड़े टुकड़े गैंग ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। जेएनयू कैंपस से शुरू हुए इन नारों पर देश भर में हल्ला मचा। क्या एक्शन हुआ और किसने ये नारेबाजी की, सब कुछ दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। ऐसे लोगों के बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है। वजह वही है, टुकड़े टुकड़े गैंग ने कैंपस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने के नारे लगाए। हाथों में एसएफआई लिखी ढपली और जुबान पर विवादास्पद नारे। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारेबाजी पहली बार नहीं हुई। यहां से देश को काटने और बांटने की बातें होती रही हैं। इसी वजह से अर्बन नक्सल और लिबरल गैंग के लिए सेफ हाउस बनी जेएनयू आए दिन सुर्खियों में रहती है। सोमवार को प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल की याचिका रद्द कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यूएपीए एक्ट में दोषी मानते हुए जमानत देने से मना कर दिया और इसी के विरोध में जेएनयू में फिर एक बार विवादास्पद और भड़काऊ नारे लगाए गए। नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। चिकन नेक को अलग करना और खालिद और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कुछ और दलील दी गई। उनका कहना था कि यह प्रदर्शन 2020 में जेएनयू के छात्रों और प्रोफेसर पर हुए हमले के विरोध में था। टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े छात्रों के एक गुट का कहना है कि प्रदर्शन 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों के किए हमले के विरोध में था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वो नकाबपोश जिन्होंने छात्रों और प्रोफेसर पर हमला किया था वो 6 साल बाद तक भी नहीं पकड़े गए। दावा यह भी है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की जांच के बाद ही एंट्री का सिस्टम लगा दिया। इस पर भी खामखा हल्ला जारी है वहां, क्योंकि इससे सिर्फ वही छात्र एंट्री ले सकेंगे जो असल में छात्र हैं। हालांकि बात यह है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल ना मिलने के विरोध में किया गया। एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि इसकी प्लानिंग पहले से ही की जा चुकी थी। ये वही नक्सली हैं हमेशा से जो जेएनयू कैंपस को जो है बदनाम करने की साजिश करते आ रहे हैं। वो पहले भी जब अफजल को फांसी की सजा दी गई है तो वहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है और देश विरोधी नारे जो है इस कैंपस में ये लोग जो वामपंथी संगठन है विदेशी प्रोपेगेंडा के तहत लगाते आ रहे हैं। जेएनयू में नारे लगे ये सबने देखा, किसने लगाए ये भी देखा। ढपली पर पहचान भी जाहिर थी, लेकिन कांग्रेस को तो जैसे आदत ही है टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में खड़े रहने की। देश को काटने का मंसूबा रखने वाले कांग्रेस को बड़े रास आते हैं।
इसी वजह से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मानना है कि ये नारेबाजी बीजेपी नहीं करवाई होगी। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। हर बार यही रह गया, इनको अपना आप नारे लगवाते हैं। जो लोग जेल में आपने 5 साल सड़ा दिए, उतनी सजा नहीं होगी उनके जुर्म की जितने आपने उन्हें जेल में सड़ा दिया। बड़े सवाल उठते हैं। जाहिर है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेएनयू में जो स्लोगनरिंग हुई वो सही है, पर ये लोगों का आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार जो है बायस्ड है, तो सवाल बिल्कुल उठेंगे और लोगों की आवाज भी उठेगी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों ने कांग्रेस के चेहरे को फिर एक बार बेनकाब कर दिया। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर दिखी। बीजेपी ने दावा किया कि देश के खिलाफ जिहादी मानसिकता रखने वाले सांपों और उनके सपेरों दोनों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा उनको सबक सिखाया जाएगा। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रेमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों में बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही। भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने के आरोप में उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में। अब उसी इकोसिस्टम और मानसिकता के छात्रों ने उसी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए। आने वाले दिनों में इन छात्रों पर कार्रवाई होगी तो फिर से लिबरल गैंग के सीने पर सांप लौटेगा और फिर से पुलिस की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू कैंपस में नारेबाजी मामले पर एफआईआर को लेकर खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जेएनयू प्रशासन ने नारे लगाने वाले छात्रों पर कार्रवाई करने की बात कही है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से जेएनयू कैंपस के भीतर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जिस तरीके से नारेबाजी की गई, उसके बाद जेएनयू प्रशासन ने सख्ती दिखाई और अब दिल्ली पुलिस की ओर से नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और अब बढ़ते खबरों में आगे, और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के दीपम विवाद में स्टालिन सरकार को कड़ा झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि दीपम तो वही जलेगा। कोर्ट ने सरकार की मंशा पे भी सवाल खड़े किए और कहा कि ऐसे मुद्दों पर सियासत ना की जाए। लेकिन पूरा मामला क्या है, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। अगर हिंदू दिया नहीं जलाएंगे तो कौन जलाएगा? मदुरई की पहाड़ी पर दिया जलाने को लेकर विवाद पैदा किया गया तो रिपब्लिक भारत ने सबसे पहला सवाल यही पूछा और अब मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दिया जलेगा और कार्तिकेय दीपम दीपथून पर ही जलेगा। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है कि दीपथून पर दीप जलाया जाएगा। दीप जलाने कितने लोग जाएंगे ये एएसआई तय करेगा, क्योंकि पूरी पहाड़ी एएसआई के संरक्षण में है। मद्रास हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद कई लोग सिलसिलेवार एक्सपोज हुए हैं। दिया जलाने से रोकने वाली डीएमके सरकार, उनको सपोर्ट करने वाला पूरा इंडी गठबंधन, जो आदेश देने वाले जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग ले आया था।
दीपथून पर दिया जलाने के जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने न केवल बरकरार रखा बल्कि डीएमके सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। स्टालिन सरकार दलील दे रही थी कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा एक काल्पनिक भूत है, यह हास्यास्पद है। इस पर विश्वास करना कठिन है कि शक्तिशाली राज्य इस बात से डरे थे कि देवस्थानम के प्रतिनिधि साल में एक विशेष दिन पर अगर पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाएंगे तो सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। कोर्ट ने आगे कहा कि निश्चित रूप से ऐसा तभी हो सकता है अगर राज्य खुद ऐसी अशांति को प्रायोजित करे। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई राज्य अपने राजनीतिक एजेंडे को हासिल करने के लिए इतना नीचे न गिरे। अब आपको इस विवाद का बैकग्राउंड और विवाद समझना पड़ेगा। कार्तिकेय दीपम एक बड़ा प्रकाश उत्सव है जो दक्षिण भारत और खासकर तमिलनाडु में मनाया जाता है। कार्तिकेय दीपम दीपथून पर जले इसकी मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट में गए थे। स्थानीय प्रशासन इसलिए रोक रहा था क्योंकि दीपथून के पास एक दरगाह है जिसका नाम है हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह। अदालत ने मामला देखा तो पाया कि दरगाह की दूरी दीपथून से काफी ज्यादा है, करीब 50 मीटर से ज्यादा। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मामले पर आदेश दिया कि दीप जलाया जाए। इससे कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, लेकिन सीएम स्टालिन ने आदेश नहीं माना। स्वामीनाथन ने दोबारा आदेश दिया कि दीप जलाया जाए। उनका आदेश फिर नहीं माना गया। इसके उलट डीएमके और इंडी गठबंधन महाभियोग लाने पर अड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस पूरे मामले को लेकर स्टालिन सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े हुए कि जब सरकार के पास बार बार तर्क दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है, तो क्या सरकार जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को दबाने का प्रयास कर रही है? इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं पे कुछ ऐसे ही आरोप लगे। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर हिंदुओं की आस्था की जीत हुई है और दीपक जलाने को लेकर अब परमिशन मिल गई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। अब उत्तर प्रदेश की सियासत बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया। इस लिस्ट के हिसाब से यूपी में करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम कट गए। चुनाव आयोग ने इसके पीछे अपनी दलीलें दी हैं, लेकिन वोटरों के नाम कटने पर यूपी में सियासी तनातनी भी बढ़ गई है। क्या कहता है यूपी में वोटरों का समीकरण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। फाइनल जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, इस एसआईआर का रिजल्ट जो है वो 6 मार्च 2026 को। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी। विपक्ष के गंभीर सियासी आरोपों की बौछार के बीच चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कट गए। इसके पुख्ता संकेत पहले ही मिल चुके थे। चुनाव आयोग के मुताबिक जो 2 करोड़ 89 लाख वोटरों के नाम कटे, उनमें से 46 लाख की मौत हो चुकी है। 2 करोड़ 17 लाख मतदाता दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए। 25,047 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार कुल 12 करोड़ 55 लाख 56,025 मतदाता हैं। हमारे 12 करोड़ 55 लाख 56,000 इस समय वोटर वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में। सर ये बताइए कि कितने लोग सर ये बताइए कि आपत्ति की तारीख क्या है, और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो कब तक जारी होगा? आपत्ति 6 फरवरी 2026 तक की जा सकती है और फाइनल जो हमारा इलेक्टोरल रोल है, इस एसआईआर का रिजल्ट जो है वो 6 मार्च 2026 को। अच्छा सर, ये बताइए कि इसमें क्या कोई लैंगिक आंकड़ा आया है अभी तक कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं? नहीं, अभी नहीं है, हम बताएंगे जैसे आएगा बताएंगे। जिनके नाम कटे हैं वो 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। 27 फरवरी तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में करीब 12 लाख वोटरों के नाम कटे। प्रयागराज वोट कटने में दूसरे नंबर पर रहा। वहां 11,56,339 वोट कटे। कानपुर में 9 लाख से ज्यादा वोट कटे।
आगरा में 8,36,965 वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। गाजियाबाद में 8,18,325 वोटरों के नाम पर कैंची चली। 6 मार्च को यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कि 6 जो मार्च को आंकड़ा आएगा, क्या उसके बाद कोई संशोधन हो सकता है? और अभी तक जितने लोगों के नाम छपे हैं आज की लिस्ट में, उनमें अगर कोई संशोधन करना हो तो कैसे होगा? क्या उसका उनके संशोधन और नाम हटाने के लिए दावा आपत्ति जो मैं बोल रहा हूँ पीरियड 1 महीने का, उसमें फॉर्म 6 भर के नया नाम आ सकता है, 7 भर के नाम को कटाया जा सकता है, फॉर्म 8 भर के संशोधन हो सकता है। सर, इसमें क्या कोई मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल प्रोविजन कोई होगा, या सीधे तौर पर नाम जैसे आम तरीके से बीएलओस काटते हैं जोड़ते हैं वैसे कर सकते हैं? नहीं, बिना नोटिस दिए वोटर को नहीं नाम नहीं काटा जाएगा। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण पर सियासत तो एसआईआर के ऐलान के समय से ही गर्म है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही ये आरोप लगा चुके हैं कि सरकार एसआईआर के नाम पर एनआरसी करवा रही है, और अब कांग्रेस ने भी इसे गहरी साजिश बता दिया। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। एक ऐसी प्रक्रिया, जल्दबाजी की प्रक्रिया की गई जिससे आज अफरा तफरी का माहौल बना। मुझे लगता है कि जो ये 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। और इसमें जो 1 करोड़ 13 लाख फॉर्म जो बांटे गए थे वो वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत गहरी साजिश है या बड़ी बात है। इस पर जांच करानी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि फर्जी वोटर कटने से समाजवादी पार्टी को हार दिखने लगी है। अखिलेश ने जनता का मिजाज भांप लिया है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनावों के परिणाम आने के बाद से बौखला गए। वह 2027 में सत्ता में वापसी के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे। उनके सपने बिहार में जब चूर चूर हो गए तो उनको ये पता है कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी। और ये सैफई में तो दिखाई देंगे लेकिन लखनऊ में नहीं दिखाई देंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर कटने के बाद जब चुनावी नतीजे आएंगे तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एसआईआर प्रक्रिया से किसे नुकसान हुआ, किसे फायदा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों अपने अपने वोटर कटने के दावे कर चुके हैं। इतना तय है कि अगर बीजेपी फिर जीती तो अखिलेश समाजवादी पार्टी की हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर ही फोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि जब यूपी में एसआईआर की शुरुआत हुई थी तब भी अखिलेश यादव की ओर से एसआईआर को लेकर सरकार और इलेक्शन कमीशन की मंशा पे सवाल खड़े किए गए थे। और अब जब एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो रही है, 3 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं, तो समाजवादी पार्टी की ओर से तर्क और दलील कुछ और दी जा रही है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब बात उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों में हम सबको झकझोर कर रख दिया। इंदौर में दूषित पानी के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने मोहन सरकार को जमकर फटकार लगाई और मौतों पर सवाल पूछे। लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश में राजनीति थम नहीं रही है। कांग्रेस ने इस घटिया घटना का पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिसके बाद बीजेपी की ओर से भी इसका जवाब दिया गया। कुल मिलाकर सरकार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चुप्पी साधे हुए है और लोग हर रोज गंदे पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर कोर्ट ने मुआवजा कम सरकार ने दिया होगा तो उस पर भी अगली तारीख पे सुनवाई होगी। पार्षद जिनके क्षेत्र में बस्तियां आती हैं उनको भागीरथपुरा आके देखना चाहिए कि कैसे काम हुआ। बीजेपी का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है, डराया जा रहा है लोगों को। इंदौर में दूषित पानी पीकर कई परिवार तबाह हो गए।
लापरवाही पर शर्मिंदा होने के बजाय मोहन सरकार के मंत्री और प्रशासन मौत के आंकड़े छिपाने में लगे हैं। कांग्रेस सड़कों पे उतरी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया, लेकिन उनकी मंशा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के बजाय सियासी माइलेज लेना रहा। ये लगातार हत्याएं छुपाई जा रही है। 30 से ज्यादा हत्याएं हुई, लोगों ने कहा बहुत लोग मरे हैं, सबने कहा। अब हम उसका चिन्हन कराएंगे और सारे सार्वजनिक आंकड़े करेंगे। आज हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, असंवेदनशील बताया सरकार को। मैं हाईकोर्ट से आग्रह करता हूं कि जितनी जल्दी हो महापौर को बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री से लेकर पार्षद तक हर कोई बीजेपी का है, इसीलिए बीजेपी इस घोर लापरवाही पर बुरी तरह से घिरी है। ईमानदारी से गलती स्वीकारने के बजाय उसकी कोशिश है कि कांग्रेस सियासी मुनाफा न उठाने पाए। इसीलिए जब भी कांग्रेस के नेता ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो बीजेपी विरोध पे उतर आती है। एक एक परिवार के लोग जिनके यहाँ मृत्यु हुई वो भी, और जिनके यहाँ नींव हुई, सब दुखी है और आतंक में है। और बीजेपी का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है, डराया जा रहा है लोगों को। एक व्यक्ति को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। 4 लोगों को 2 लाख रुपए दिए गए हैं, सब ने मना किया, हमें कुछ नहीं मिला। इंदौर से बीजेपी के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो भागीरथपुरा में ड्रेनेज, पाइपलाइन और सड़क के कामों को लेकर स्थानीय पार्षद कमल वाघेला की तारीफें कर रही हैं। अगर नई पाइपलाइन का काम हुआ होता तो फिर सीवर लाइन का पानी कैसे मिल जाता? इस झूठ को लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ बीजेपी से माफी की मांग कर रही है। कमल जी संगठन के आदमी हैं, महामंत्री रहे हैं। 24 सड़कें उन्होंने बना दी है इस वार्ड में, और 24 सड़कें उन्होंने बनाई तो पहले ड्रेनेज की लाइन डाली और पानी की लाइन डाली। एक सड़क को बनाने का कम से कम खर्चा 10 लाख, तो 2 करोड़ 40 लाख की तो सड़कें हो गई, और इतने की पानी की और ड्रेनेज की लाइन डाली है। तो एक पार्षद ने अपने 3 सालों में 10 करोड़ के काम करा दिए। मृतक परिवारों को 2 लाख का मामूली मुआवजे का ऐलान करने के बाद बीजेपी के अंदर खाने घमासान है। पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर 5 लाख मुआवजा देने की अपील की है। नगर निगम की लापरवाही पर हाईकोर्ट ने भी आश्चर्य जताया और कहा कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। घटना को गंभीर बताते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। सुनवाई में मुख्य सचिव को वीसी के जरिए मौजूद रहने को कहा। मौतों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई, नाराजगी जताई कि इंदौर इतना बड़ा स्वच्छ शहर है, इसमें घटनाक्रम दूषित पानी को लेकर कैसे हो गया। दिशा निर्देश जारी करें कि भागीरथपुरा का जो एरिया है वहाँ पर सभी को स्वच्छ पानी पहुँचाया जाए, चाहे टैंकर के माध्यम से हो, कैन के माध्यम से हो। और जितने लोग वहाँ पर उस बीमारी से ग्रसित हुए हैं उन सबका प्रॉपर इलाज हो, डे टू डे उनकी केयर हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। अगली तारीख क्या रहे? अगली तारीख 15 तारीख नियत करी। कोर्ट ने यहाँ पर भी बोला है ये मुख्य रूप से कि अगर कोई दोषी होंगे तो उनके खिलाफ सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, वो तय की जाएगी। अगर कोर्ट ने मुआवजा कम सरकार ने दिया होगा तो उस पर भी अगली तारीख पे सुनवाई होगी। इंदौर के बाद दूसरे प्रदेशों में भी अब दूषित पानी के मामले सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी लोग गंदा पानी पीने से बीमार हैं। 2 महीने से आ रहा बेटा पानी गंदा, 2 महीने हो गए हैं। बच्चे सारे घर में बीमार पड़े हैं, दवाई ला के हम परेशान हैं। बताओ हम क्या करें? अधिकारी लोगों से कहा अब वहाँ जाएंगे। अब हम सब लोग एक बार गए थे हम, तो कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या करें बताओ। इंदौर की तरह मामला तूल ना पकड़े, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने जल्द समाधान के निर्देश दे दिए। ये अलग बात है कि लोग 2 महीने से दूषित पानी की सप्लाई की शिकायतें कर रही हैं। मेरी एक्शन साहब से बात हुई थी जो जल संसाधन के हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि वो 2 दिन से लगे हुए हैं और कुछ जगह उनको शिकायतें मिली हैं कि वाकई में गंदा पानी आ रहा है। तो मैंने उनको कहा है और मैं जल निगम से भी अभी बात करूंगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो ये सीवर पाइपलाइन का जो काम चल रहा है, जो आबादी वाला क्षेत्र है उसमें भी ये जेसीबी से काम करवा रहे हैं। इंदौर की घटना के बाद गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड में पीने के पानी की समस्या सोचने पे मजबूर करने वाली है। विश्व गुरु बनने का ख्वाब अच्छा है, लेकिन अगर सरकारें अपने नागरिकों को साफ हवा, पानी देने में भी असफल हैं, तो ये बेहद शर्म की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हैरानी की बात तो यह है कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले नेताओं के पास अपने प्रदेश में पीने का साफ पानी भी देने के लिए न ही वक्त है और न ही इस पर सोचने के लिए वक्त है। यही वजह है कि इंदौर से लेकर उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक पीने के पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है, शिकायतें हो रही हैं और अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो नाटो के बलि चढ़ाने पर तैयार हो गए हैं। ये हमने नहीं कहा, बल्कि ये तो नाटो में अमेरिका के साथी रहे डेनमार्क का दावा है कि नाटो में ट्रंप की वजह से फूट पड़ चुकी है। एक छोटे से टापू ग्रीनलैंड को ट्रंप ने जो धमकी दी वो अब उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कैसे वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप इंटरनेशनल लेवल पर घिरते जा रहे हैं और कई देश ऐसे हैं जो ट्रंप के इस बयान को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही इसकी निंदा भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। क्या ट्रंप की वजह से नेटो खत्म हो जाएगा? क्या ग्रीनलैंड बनेगा नेटो टूटने की वजह? ट्रंप की धमकी पर डेनमार्क की चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र वाला नकाब उतार दिया। ट्रंप जिस नेटो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन बताते हैं, जिसके बल पर वो चीन, रूस और उत्तर कोरिया की तिकड़ी को धमकाते रहते हैं, क्या ट्रंप ही उस नेटो की बलि चढ़ा देंगे? यह बहस इसलिए शुरू हुई क्योंकि ट्रंप ने एक दिन पहले दुनिया के सामने अपने चेहरे पर लगे लोकतंत्र के नकाब को उतारा और अपनी विस्तारवादी सोच का खुला ऐलान कर दिया। ट्रंप ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि वो सिर्फ वेनेजुएला को लेकर चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका का झंडा लहराएगा। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ग्रीनलैंड के बहाने ट्रंप ने डेनमार्क की ताकत को चुनौती दी, तो उसी अंदाज में डेनमार्क ने चेतावनी दे दी, कह दिया कि नेटो टूट जाएगा। अगर अमेरिका ने दूसरे नाटो देश पर सैन्य कार्रवाई की तो सब कुछ रुक जाएगा। नाटो और WWT के बाद बनी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति को गंभीरता से लेना चाहिए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।